हेलो बच्चों। अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज कक्षा 11 वाले आप लोगों के लिए बेटा विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं यानी पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक में पढ़ाऊंगी। पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो जो बच्चे नहीं देखे वो बच्चे पहले इसके पहले वाला क्लास देख ले, फिर आप बेटा ये क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, स्वास्थ्य देखभाल क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सबसे पहले आप ध्यान रखते हैं। बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक परिवार की जिम्मेदारी है, माँ पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं, वो आत्मनिर्भर बनते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य होता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। किंतु यह एक प्रमुख सार्वजनिक सरोकार भी है। सार्वजनिक कैसे है ये? क्योंकि जब किसी भी देश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं बेटा, तो उस देश का विकास तेजी से होता है। उस देश में जो भी व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का आपके बुद्धि पर मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सरकार अपनी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जहां आपको जाने के बाद आपकी जांच से लेके सिर्फ 1 रुपए का लगता है आपको पर्ची लेना। आप 1 रुपए की पर्ची लेंगे, उसके बाद आपका पूरा जांच, आपकी दवा, सारा चीज सरकार निःशुल्क करता है। क्यों ये हो रहा है? ताकि हमारे देश में से जो रोग है वो समाप्त हो जाए। जो आम पब्लिक है, यानी जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल जाए। इसके लिए सरकार जगह जगह पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर चिकित्सालय की स्थापना किए हैं। ठीक है। तो बेटा, तो किसी भी समाज की बुनियाद वहाँ के समुदाय होते हैं, लोग होते हैं। जब उनका सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है और सर्वांगीण, एक तरह से कहिए तो सर्वांगीण विकास होता है, तो राष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास होता है। जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वास्थ्य की देखभाल में वे सभी विभिन्न सेवाएं शामिल है जो स्वास्थ्य को संवर्धित करने, बनाए रखने और पुनः स्थापित करने। पुनः स्थापित बेटा यानी जो भी स्वास्थ्य है, आप जैसे पहले स्वस्थ थे, किसी बीमारी को ग्रसित होने के बाद भी आप वापस से अपने उसी रूप में आइए, और जिस तरह से आप अपनी दिनचर्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आप करते रहिए। ये उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंटों या व्यवसायियों द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदायों को उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य देखभाल निवारक, संवर्धक तथा चिकित्सकीय देखभाल भी शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 3 स्तर पर होती है बेटा। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप देखते हो बेटा, जो आपकी ग्राम सभा होती है, वहां पर आपको एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है। जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेटा, उसके अंतर्गत आपके गांव में जो आप स्वास्थ्य केंद्र देखते हो वो रहता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेटा, जैसे आप जिस जिले में हो, जिस एरिया में हो, वहां की तहसील जहां होती है बेटा, या फिर उसके आसपास जो भी कोई बड़ा सा टाउन जैसा होता है, तो वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। उसके ऊपर द्वितीयक होता है जो आपके जिला में होता है, और तृतीय जो होता है बेटा वो राज्य स्तर पर होता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न बन सकते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं कितने स्तर पर होती है, तो 3 स्तर पर होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य और कल्याण का एक दृष्टिकोण है जो पूरे समाज के अनुसार है, जो पूरी तरह से व्यक्तियों, परिवार, समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराता है। ठीक है बेटा। जो गांव गांव में आप देखेंगे बेटा, हर जगह, हर गांव में तो नहीं बेटा, लेकिन 2 गांव मिला करके एक गांव में तो जरूर रहता है प्राथमिक चिकित्सा, और वहां पर
एक आपकी आशा और एक नर्स जरूर होती है बेटा, जो उस गांव के उस लोगों वहाँ के लोगों की देखभाल करती है। खास तौर से जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, जो धात्री माँ होती हैं, जो बच्चे यानी जो माँ गर्भवती हो उनके बच्चों को टीका, उनको टीका, तो ये सब के लिए ये आपके गांव की जो आशा होती हैं और उनकी जो सहायिका होती हैं वो लोग क्या करती हैं, इसकी देखभाल करती हैं। इसके बाद यह है बेटा स्वास्थ्य के सूचक, यानी क्या सूचक है हमारे स्वास्थ्य के, जैसे मृत्यु दर, जन्म दर, विकलांगता दर, रुग्णता दर, ये सारा जो है हमारे सूचक हैं स्वास्थ्य के। आप किसी भी गांव में देखते बेटा, अभी जैसे कोरोना के समय जब जब कोरोना कहर ढाया था, तो आप बचपन में अपने सुने होंगे कि उस गांव में तो इतने लोग बीमार हो गए हैं, इतने लोग को कोरोना हो गया। मतलब क्या सूचक दिखा रहा है आपको कि वो जो गांव है वहाँ पर बीमारी ज़्यादा हो चुकी, यानी वहाँ के लोग कोरोना से ग्रसित ज़्यादा हैं। जैसे बेटा बारिश के मौसम में आप हर साल देखते हो टाइफाइड, डेंगू, ये आम बात है बेटा। तो आप देखते हैं कि अगर एक गांव में एक परिवार में होता है, धीरे धीरे ज़्यादातर परिवार यानी गांव के जो ग्रसित हो जाते हैं, तो हम यही कहते हैं ना कि उस गांव में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है। जैसे जब बाढ़ आता है तो गंगा के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये संक्रामक रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम यही बोलते हैं ना कि उस गांव में ये बीमारी ज़्यादा है, यानी ये सूचक है, आपको जानकारी प्रदान कर रहा है कि हाँ उस क्षेत्र में ये चीज़ें ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य के आकलन के लिए कई सूचकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मृत्यु दर, रुग्णता, असक्तता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य देखभाल वितरण, उपयोग, परिवेश, स्वास्थ्य नीति, जीवन की गुणवत्ता आदि के सूचक शामिल हैं। मृत्यु दर क्या होता है बेटा, बच्चे जो जन्म लेते हैं, यहाँ पे 1 वर्ष दिया है यानी 12 महीने। बच्चे जो जन्म लेते हैं बेटा, ऐसे तो सर्वे 5 वर्ष का होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद 5 वर्ष तक अगर उनकी 5 वर्ष के अंदर में उसकी मृत्यु हो गई तो हम उसे बोलते हैं बाल मृत्यु, ठीक है। और हमारे देश में अब तो नहीं बेटा, लेकिन पहले लगभग 50% बच्चे मर जाते थे। 5 वर्ष अपना पूरा करते करते लगभग 50% बच्चे मर जाते थे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, यातायात का अभाव था, तो जिसका प्रभाव गर्भवती माँ, नवजात शिशु, धात्री माँ, इन सब पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। तो मृत्यु दर क्या है बेटा, एक विशिष्ट समय अवधि यानी 12 महीने में किसी दिए गए समुदाय के प्रति 1000 नागरिकों की मृत्यु की संख्या को दर्शाने के लिए बनाए गए सूचकांक को मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत अशोधित मृत्यु दर, उत्तरजीविका, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर आदि ये सारी चीजें जो है बेटा इसमें सम्मिलित हैं। बेटा इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जन्म मृत्यु दर कैसे देखते हैं बेटा, चाहे शिशु का हो, चाहे गर्भवती माँ का हो, या फिर ओवरऑल सबका। तो जो जन्म दर होता है ना बेटा, सबसे नीचे होता है कुल संख्या, ठीक है। ये संख्या जन्म दर भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये टोटल संख्या हो गई, ऊपर में रहेगा जो मृत्यु हुए यानी मृत्यु की संख्या गुणे 1000। ये प्रश्न बेटा टीजीटी के एग्जाम में आया था, ठीक है। हम हमेशा प्रतिशत 100 में निकालते हैं, लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत, जो जनसंख्या का प्रतिशत होता है बेटा वो 1000 में निकलता है। कितने में निकलता है? 1000 में। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके ही गांव में कुल 100 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक। कितने बच्चों ने जन्म लिया? 100, जिसमें से 30 बच्चे मर गए। अब हम इनका 1000 से निकालेंगे कि इनका प्रतिशत दर कितना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? निकलेगा कैसे? 2 0 से काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपका क्या है यहाँ पे 30 गुणे 10 यानी 300, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आप इसे 1000 कर दीजिए। मान लीजिए गांव में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक, जिसमें से 30 बच्चे मर गए। तो अभी 1000 को हम 1000 से काट देते हैं, हमारा यहाँ आ गया 30, यानी कि 30% जो बच्चे हैं बेटा वो क्या है, मर गए, ठीक है। तो जो जनसंख्या प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा 1000 पे, बस ये दिमाग में रखिएगा कि जनसंख्या प्रतिशत हमेशा 1000 में निकलता है, ठीक है।
तो मृत्यु दर हो गया। दूसरा है रुग्णता। रुग्णता मतलब क्या होता है बेटा? रुग्णता किसे कहते हैं? ये एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के यानी लंबे समय तक, जो बीमारी से हम लंबे समय तक जूझते हैं वही बीमारी हमारी रुग्णता कहलाती है। जैसे गठिया हो गया, यानी घुटनों में जो दर्द होता है, ये बीमारी, इसके बाद अस्थमा की बीमारी, ये सब क्या है बेटा? ये सब रुग्णता अवस्था है। यानी आपको अगर बीमारी लग गई तो लंबे समय तक आप उससे परेशान रहते हैं। तो केवल मृत्यु दर के रूप में स्वास्थ्य स्तर को व्यक्त करना भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु दर सूचक किसी समुदाय के खराब स्वास्थ्य के प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता है। मानसिक बीमारी और गठिया की बीमारी इसके उदाहरण हैं। इसलिए रुग्णता सूचक किसी समुदाय विशेष के स्वास्थ्य स्तर को व्यक्त करने में मृत्यु दर सूचकों के अनुपूरक की भूमिका निभाता है, क्योंकि रुग्णावस्था में व्यक्ति बीमारी की कंडीशन में होते हैं। इसको देख करके हम किसी व्यक्ति की मृत्यु दर का अनुमान नहीं लगा सकते। अशक्तता दर। अशक्तता मतलब ऐसे व्यक्ति जो स्वयं से अपने कार्य न कर पाए, अर्थात विकलांग। तो विकलांगता दर क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी भरकम व्यय के बावजूद बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर में विगत वर्षों में उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। इसीलिए शरीर को नुकसान के संकेतों को मृत्यु दर या रुग्णता दर सूचकों के अनुपूरक बनाया गया है। अशक्तता दर यानी विकलांगता दर को दो समूह में बांटा गया है। पहले घटना प्रकार के सूचक, दूसरा है व्यक्तिगत प्रकार के सूचक। अब देखेंगे बेटा पोषण स्तर। क्या है पोषण स्तर? यह एक सकारात्मक स्वास्थ्य सूचक है। क्या है बेटा? सकारात्मक स्वास्थ्य सूचक है। स्वास्थ्य स्तर के सूचकों के रूप में पौष्टिक स्तर से संबंधित 3 सूचक है। पहला है स्कूल पूर्व आयु वाले बच्चों का मानव नीतिक यानी एंथ्रोपोमेट्रिक, ये पूछता है बेटा, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन अर्थात वजन और लंबाई, यानी बच्चे का जो वजन है उसके अनुसार क्या उसकी लंबाई है। मध्य भुजा का घेरा, यानी उसके शरीर के हिसाब से उसके बाजू जो है वो मोटे हैं कि नहीं, यानी मिड आर्म जो होता है जहाँ पे आप अपनी बॉडी दिखाते हैं ना लड़के लोग, तो वो है या नहीं, ये होना चाहिए। दूसरा है स्कूल जाने की आयु के समय बच्चे की लंबाई, यानी बच्चे का उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई का विकास हो रहा है या नहीं। और कभी कभी वजन, जन्म के समय कम वजन यानी 2.5 kg से कम के बच्चे जो होते हैं वो कमजोर माने जाते हैं। अगर 2.5 kg से ऊपर है बेटा तो उस बच्चे को हेल्दी बच्चा कहा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण। तो स्वास्थ्य देखभाल वितरण में कौन कौन है? डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात में, यानी जो डॉक्टर होते हैं बेटा वो आपके जनसंख्या के अनुपात में हो, डॉक्टर नर्स अनुपात में हो, यानी ऐसा नहीं बेटा जनसंख्या बहुत ज्यादा है डॉक्टर की कमी, या फिर डॉक्टर नहीं है ना ही नर्स है, तो सबका अनुपात होना चाहिए, यानी डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात, डॉक्टर नर्स का अनुपात, जनसंख्या बिस्तर यानी जो भी बेड है बेड का भी। आप देखते होंगे बेटा न्यूज में बहुत सारे ऐसे कि कहीं कहीं हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल को सिर्फ जो वहाँ के नर्स हैं या फिर वार्ड बॉय हैं वो लोग संभालते हैं, कहीं कहीं बेड ही नहीं है, जमीन पे मरीजों को सुलाया जाता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्रति स्वास्थ्य केंद्र यानी उप केंद्र जनसंख्या अनुपात भी होना चाहिए। क्लियर हो गया स्वास्थ्य देखभाल वितरण में? ठीक है, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवा की उपयोग दर कि स्वास्थ्य सेवा का उपयोग दर क्या होना चाहिए, यानी स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में और इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी छानबीन पड़ताल की जानी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं का कितना उपयोग हो रहा है ये भी हमें देखना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से आम पब्लिक को सारी सुविधा दे देती है, लेकिन क्या वो सुविधा उन तक पहुंच पाती है या नहीं, ये भी जांच करना जरूरी होता है। आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान ये सेवाएं पा रहे हैं कि अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी पूरे साल का सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि जो भी स्कीम चलाई गई थी वो कहाँ तक कारगर हुई है। यह तर्क दिया जाता है कि उपयोग दर जन समुदाय की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं के कुछ संकेत देते हैं, इसीलिए इससे जन समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का कम पता चलता है।
दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और स्तर के बीच एक संबंध होता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच तथा व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण जैसे कि कारकों का प्रभाव पड़ता है। उपयोग दर के कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। नवजात शिशु का अनुपात जिन्हें 6 बीमारी का टीका लगाकर प्रतिरक्षा किया जाए। 6 बीमारी बेटा जो मैंने आप लोग WHO के तहत दिखाया था कि बच्चों को 6 जानलेवा टीके लगाए जाते हैं, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना कृत्रिम विधि से। बालक को ये इसलिए दी जाता है बेटा क्योंकि बालक में इम्यूनिटी कमजोर होती है। 5 वर्ष तक बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों पे ये सारी बीमारियां प्रभाव न दिखाएं, इसके लिए बच्चों को टीका लगवाया जाता है। एक ऐसा टीका है बेटा सिर्फ जो मुंह से दिया जाता है, जिसे हम पोलियो का टीका कहते हैं। बाकी सारे हम क्या लगवाते हैं? इंजेक्शन के थ्रू लगता है, वैक्सीन लगता है बच्चों को। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं कि टीका है जिसे हम मुंह के द्वारा देते हैं? तो पोलियो। ठीक है, यहाँ से तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना बेटा, उनके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देंगे। गर्भवती महिलाओं का अनुपात जिन्हें प्रसव पूर्व देखभाल सेवा मिलती है अथवा प्रशिक्षित प्रसव सहायकों की निगरानी में बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो बच्चे और वो माँ यानी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, यानी कौन कौन बेटा? जो सरकारी केंद्र होता है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पर निःशुल्क नसबंदी की जाती है महिला और पुरुष दोनों की। क्यों? ताकि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, तो उसका भी सर्वे किया जाता है। मरीज प्रवेश दर यानी प्रतिदिन भर्ती होने वाले बीमार की औसत संख्या, उपलब्ध बिस्तरों की औसत संख्या, ये सबकी भी जांच की जाती है। भर्ती रहने की औसत अवधि यानी कितने दिन तक देखभाल केंद्र में आप रहेंगे, कब आपको छुट्टी मिलेगा। बेड टर्न ओवर अनुपात यानी केंद्र में छुट्टी दी गई या फिर बिस्तर की औसत संख्या। इसके बाद बेटा परिवेश संबंधी सूचक, तो यह सूचक स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरण के प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किए जाने वाले हैं, जिसमें भौतिक और जैविक सूचकों की गुणवत्ता दर्शाता है। यहाँ हम उस पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं जिसमें बीमारियां जन्म लेती हैं और लोग वहां रहते हैं। अगर बीमारियां प्रभावित होंगी तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों पर पड़ेगा। इसमें जल और वायु प्रदूषण, रेडिएशन, ठोस अपशिष्ट, शोर शराबा, खाद्य एवं पेय पदार्थों में जहरीले अपशिष्ट से संबंधित सूचक सम्मिलित हैं। लोगों को स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए बेटा आप देखते होंगे हर गांव में अब टंकी की सुविधा कर दी गई है, गांव के लोगों को पानी सप्लाई से दिया जाता है। दूसरी बात, साफ यानी सफाई कर्मी हर एक गांव में होते बेटा, जो नित्य दिन आकर के साफ सफाई करते हैं। तो इस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। घर पर ही स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, या फिर घर से 15 मिनट की दूरी पर नलकूप या संरक्षित कुएं उपलब्ध हो। घर तथा आसपास के क्षेत्र साफ सफाई से संबंधित सूचक सर्वाधिक उपयोगी हो, क्योंकि गंदगियां जो होती हैं वो जो हम गंदगी फैला के रखते हैं उसी के द्वारा सबसे ज्यादा पनपती हैं, तो हमें उसकी भी साफ सफाई करनी है। स्वास्थ्य नीति, तो राजनीति प्रतिबद्धता का अकेलापन सबसे महत्वपूर्ण सूचक पर्याप्त संसाधन का आवंटन है। इससे संबंधित सूचक यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किए गए जीएनपी का प्रतिशत, यानी जो जीएनपी का प्रतिशत है वो कितना है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप, जल आपूर्ति, साफ सफाई, आवास, पोषण, समुदाय विकास, ये सब कैसे है, इन पर कितना जीएनपी व्यय किया गया है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत। जीएनपी का फुल फॉर्म बेटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और प्राथमिक या बुनियादी देखभाल के लिए समर्पित कुछ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिशत। फिर है जीवन गुणवत्ता, मृत्यु और रुग्णता से संबंधित आंकड़ों पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि क्या आंकड़े किसी जन समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को पूरी तरह से दर्शाती हैं। क्या पहले बढ़ती उत्तर जीविता को स्वास्थ्य सूचक के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन अब इसे
विशेषकर विकासशील, जैसे हम भारतीय, हम लोग विकास कर रहे हैं, विकासशील देशों में पर्याप्त नहीं माना जाता। और अब लोग और समुदाय कैसे जीवन आनंद लेते हैं, उसके ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करना कठिन है और मापन भी ज्यादा मुश्किल है। अलग अलग स्वास्थ्य सूचकों को मिलाकर के एक सर्वनिहित सूचक तैयार करने की अनेक प्रयास हुए हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता से जुड़ा सूचकांक इसका एक उदाहरण है। इसमें 3 सूचकांक है, जैसे शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु पर उत्तरजीविका और साक्षरता को समेकित करना। निश्चय ही जीवन गुणवत्ता के सूचक तैयार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता। समझ में आया सबको? जहां से बेटा प्रश्न बनेगा मैं बता दूंगी, ये आप लोग सिर्फ समझिए, क्योंकि 11 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 तो साइंस से पढ़ते हैं, लेकिन 11 में वो क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं और अपना होम साइंस सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं बेटा। तो इसके लिए मैं सारा चीज पढ़ाते जा रही हूँ, जहां से आपके प्रश्न बनेंगे मैं वहां बता दूंगी, ठीक है। अब बेटा पोषण और स्वास्थ्य, ये पोषण क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हम सब जानते हैं बेटा कि अगर हम अच्छा पोषण लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। हमें क्या चीज खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे पका करके खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब चीजें अगर हमें पता है बेटा तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। पोषण में आपने अपने आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ को लिए और उन खाद्य पदार्थों से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ, फिर जो भी आपने खाद्य पदार्थ प्राप्त किया है उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये सारी चीजें आपके पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार भोजन और पोषण में गहरा संबंध है, उसी तरह पोषण और स्वास्थ्य का भी गहरा संबंध है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है बेटा, पोषण, भोजन और पोषण का क्या संबंध है, तो गहरा संबंध है। उसी प्रकार पोषण और स्वास्थ्य का भी गहरा या फिर घनिष्ठ संबंध है। यदि एक व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बशर्ते उसमें कोई अन्य कारक बाधक ना हो। यानी कोई भी कारक बाधक ना हो, तो अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा दिखेगा। दूसरी ओर खाने के गलत तरीके, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, सुबह को जल्दी से उठ जाएंगी, अपना घर का सारा काम करती हैं, सारा काम करने के बाद वो सबको खिला पिला लेंगे और अपने खाने का कोई नियम नहीं होता है। 10 बजे भी, 11 बजे, 12 बजे, कभी कोई 2 बजे भी वो खाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं आप कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें भोजन करने की उचित मात्रा भोजन करना है, मतलब सही समय पर भोजन करना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता बेटा 8 से 9 बजे तक हमें कर ही लेना चाहिए, दोपहर में 1 से 2 बजे तक हमें कर लेना चाहिए, और रात का भी खाना बेटा बहुत ज्यादा है तो 8 से 9 के बीच में। ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा बशर्ते कोई अन्य कारक बाधक ना हो। दूसरी ओर खाने के गलत तरीके, बहुत कम खाना, आवश्यकता से अधिक खाना, ये सब चीजें भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण का निर्धारण जरूरी है। खाया जाने वाले भोजन न केवल पौष्टिक होना चाहिए बल्कि वह स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए। आजकल लोगों को क्या चाहिए बेटा, पौष्टिक चाहिए, सुंदर हो देखने में, है ना, लेकिन ये नहीं कि उसका हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण एक निर्धारक कारक होता है। खाया जाने वाला भोजन न केवल पौष्टिक होना चाहिए बल्कि यह स्वास्थ्यवर्धक, साफ और रोगाणु रहित भी होना चाहिए। अगर भोजन ऐसा है तो चाहे भोजन पौष्टिक हो ही क्यों ना, उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति बीमार हो सकता है। यानी आप सिर्फ फास्ट फूड की तरफ दौड़िए, अच्छे भोजन खाइए जो देखने में अच्छा हो, भले वो पौष्टिक हो या ना हो, तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो सकता है। पोषण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रभाव डालता है। उत्तम पोषण उसकी अस्थियों को मजबूत बनाए रखता है, मांसपेशियों में लचीलापन, लचीलापन कैसे बेटा, जो आपके मसल्स होते हैं वो ढीले हो, तथा क्रियाशीलता बनाए रखता है। यह शरीर में रक्त की समुचित मात्रा तथा रक्त के विभिन्न घटकों के बीच में संतुलन भी बनाकर रखता है।
शरीर में रोग निवारक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, इनका स्तर बना करके रखना। यह मनुष्य की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता तथा मानसिक संतुलन बनाए रखता है। उत्तम पोषण से स्थिरता तथा एकाग्रता प्राप्त होती है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं बेटा तो आपको हर किसी की बातें अच्छी लगती हैं, आपको गुस्से कम आते हैं, आप किसी भी कार्य को दोगुना गति से करते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य अपौष्टिक होता है तो वह दुर्बल, शक्तिहीन, शिथिलता का शिकार हो जाता है और वो कोई भी कार्य करता है बेटा तो उसको थकान महसूस होने लगता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है। पोषण का अभाव उसे विभिन्न आहारी अभाव जनित रोगों का शिकार बना देता है या उसके शरीर की रोग निवारक क्षमता को लगभग नष्ट कर देता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार के संक्रामक को आसानी से ग्रसित हो जाता है। यानी जो संक्रामक होते हैं वो आसानी से उसे प्रभावित कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आता है बेटा तो जब भी आप वीडियो देखते हो एक बार जरूर कमेंट किया करो कि हाँ मैम कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या आपको और कुछ चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका आगे वाला भी खत्म कर दूंगी, अभी थोड़ा सा ये बड़ा है लेसन आपका। ठीक है बेटा, तो आप सभी यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।